दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है रोमन हत्यारा। ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। रोमन हत्यारा। बात बहुत पुरानी है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2314 वर्ष पहले की, जब सिकंदर और पोरस का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पोरस का रण कौशल सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने इस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर ने एक ऐसे खतरनाक साधन का प्रयोग किया जिसका कोई काट नहीं था और जो अकेले ही हरी बाजी को जीत में बदल सकता था। और यह खतरनाक साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक जिसमें असीम शक्ति थी, गजब की ताकत। और कहते हैं कि उसकी ताकत का स्रोत था उसका टोप, जो किसी सूफी ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। इतिहास गवाह की पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई, और उन हाथियों के भड़कने का कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहां तक मेरा ख्याल है यही वह टोप है, समझे। वाह, यह तो हमारे म्यूजियम की सबसे नायाब चीज होगी। इसको तो म्यूजियम में ही पहुंचाऊंगा। मेरे अलावा और कोई इसको म्यूजियम तक नहीं ले जा पाएगा। इनको हवा भी नहीं लगेगी कि यह टोप कब और कैसे म्यूजियम पहुंच गया। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडरों में खड़े ये चारों व्यक्ति कुंदरपुर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बाएं से तिवारी जी, श्रीवास्तव बाबू, खान साहब और मिस्टर डिसूजा। और चारों यह जानते हैं कि जो भी ये टॉप म्यूजियम तक पहुंचाएगा, मेयर साहब अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसी को बनाएंगे। और इस प्रकार यह कहानी आरंभ हुई जिसने पूरे कुंदनपुर को हिलाकर रख दिया। शुरुआत तिवारी जी ने करी। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस रोमन टॉप की सुरक्षा जरूरी है, वरना इसके साथ ही मेरा डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़न छू हो जाएगा। वैसे भी मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं। अब यह फंदा मेरे रोमन टॉप की रखवाली करेगा। ओह, अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। इधर तिवारी जी के पलके मुंदी और उधर श्रीवास्तव बाबू ने तिवारी जी के टेंट में प्रवेश किया। वाह, इतने आसानी से काम हो गया। हा हा हा, अब यह रोमन टॉप मेरा है। इससे पहले कि कोई जगह मेरा तो रात रफू चक्कर धड़। ओह, पर खान साहब भी घात लगाए बैठे थे और अब रोमन टॉप खान साहब के हाथ में था। रफू चक्कर होगा। अरे, अब अपनी खोपड़ी को रफू कराता फिरेगा श्रीवास्तव। हा हा हा, यह क्या। बड़ी जल्दी में थे खान साहब, कहीं जा रहे थे क्या। कहीं नहीं डिसूजा भैया, अरे मुझे जल्दी से बाहर निकालो। कहीं किसी सांप वाप ने काट लिया तो मेरी यहीं पे खबर बन जाएगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। ऐसा करो, तुम ये टॉप ऊपर फेंको, बदले में मैं एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा बस। तो ये ले कम वक्त पकड़। हा हा हा, धन्यवाद खान साहब। अब तो कुंदरपुर में ही मुलाकात होगी, बाय बाय। अरे धोखेबाज, रस्सी तो फेंकता जा। हा हा हा, रस्सी होती तो मैं अंधेरे में डिसूजा को जमीन पर पड़ा वह फंदा बिल्कुल नहीं दिखा, जो तिवारी जी ने वहां पर खास तौर से बनाकर रखा था। बचाओ बचाओ। इस चीख पुकार से तिवारी जी की नींद खुली। अरे यह कौन चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। और मेरा रोमन टॉप कहाँ गया। तिवारी जी तेज से आवाज की तरफ भागे। वो तो तुम और डिसूजा, धोखेबाज चोर। अरे बातें बाद में करना, पहले मुझे नीचे तो उतारो। नहीं, तुम्हारे जैसे विश्वासघाती की यही सजा है कि तुम ऐसे उल्टे लटके रहो। इतने क्रूर मत बनो दोस्त। गुड बाय डिसूजा। अब कुंदनपुर में मिलेंगे जब तुम अखबार में पढ़ोगे कि नगर मेयर द्वारा श्री एम तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त। अगले दिन आईजी राजन के बंगले के लोन में पीटर मैसी 1982 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। 5 सशस्त्र डकैतों को अकेले ही सिर्फ ईंटें फेंक फेंक कर मार भगाया। रेणु 1983 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता। बाढ़ से 10 व्यक्तियों की जान बचाई, राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी चैंपियन। करीम शाह 1981 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। नशीले पदार्थों के 7 तस्करों को गिरफ्तार कराया। और अरे यह चौथा कौन आ गया, इसमें तो सिर्फ 3। ठहर तो बंदरिया, अभी बताता हूँ। मम्मी बचाओ। श्वेता मेहरा 1984 में 4 मक्खियों का अकेले ही मार डाला। और ठहर तो बंदरिया, भी बताता हूँ। मम्मी बचाओ। हा हा हा, डरपोक कहीं की। हाँ कमांडो पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। अब तुम तीनों गेस्ट हाउस जाकर आराम करो।
थैंक यू कैप्टन। आओ बेटे, कहो कैसे तुम्हारी कमांडो फोर्स। मेरी नहीं आपकी पापा, इन सब की इजाजत आपने ही तो दिलवाई है। वैसे कमांडो फोर्स भी छोटी होने के बावजूद बिल्कुल मेरे मन लायक है। तीनों कैडेट ईमानदार, साहसी और अपराध के कट्टर विरोधी हैं। इनकी 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद मैं इनको देश के अलग अलग शहरों में भेजूंगा, जहाँ ये राष्ट्रीय कमांडो फोर्स की शाखाओं की स्थापना करेंगे और पुलिस को अपराध खत्म करने में पूरा सहयोग देंगे। यही सब सोचकर तो मैंने तुमको इस सब की इजाजत दिलवाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यह मेरा वादा पापा, मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग अलग हिस्सों में नफरत का सागर उफान भर रहा था। म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी, और यह सब खान और डिसूजा के कारण हुआ है। तिवारी कमीने, देख लूंगा तुझे और बाकी दोनों को भी। खान साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर श्रीवास्तव और खान टांग न अड़ाते तो तिवारी कभी डायरेक्टर नहीं बन पाता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजने का इशारा कर रही थी, कुंदनपुर म्यूजियम में एक छाया वैस थी। ये रही एक रोमन पोशाक, इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और ये रहा मेरा प्यारा रोमन टॉप, ही। 2 हाथ टॉप उठाने के लिए बढ़े, परंतु रोमन टॉप छूते एक अलार्म बज उठा। ये क्या, वी 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 वी। पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे की तरफ भागे। कमरा अंदर से बंद है, दरवाजा तोड़ दो। परंतु कमरे में घुसते हुए एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने इसका पूरा फायदा उठाया। धड़ाक। आह, इतनी ताकत, यकीन नहीं होता। रोमन सैनिक ने म्यूजियम में तबाही मचा दी। म्यूजियम का मजबूत मुख्य द्वार भी रोमन सैनिक की ताकत के आगे बेबस था। तड़ाक। वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। सामने से कार आ रही थी। यह क्या है? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है, पर रुकूंगा तो ये मुझको मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगा। स्पीडोमीटर की सुई उछलकर 90 पर थिरकने लगी, लेकिन फिर भी कार एक झटके से रुक गई। तब अगले पल कार का ड्राइवर उछलकर बाहर आ गिरा। कार एक झटके से आगे बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी देर बाद पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी थी। सुबह, और म्यूजियम के डायरेक्टर श्री तिवारी का दावा कि उस रोमन टॉप के पहनने वाले में आश्चर्यजनक ताकत आ जाती है। चट। ये अंधविश्वासी तो। अरे जाओ, अगर उससे भिड़ंत हो गई तो देखूंगी कि कौन बचाने आता है। तुम लटकती हुई आ जाना बंदरिया। मम्मी, भैया ने मुझे फिर बंदरिया कहा। ठीक कहा। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपेल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे का ही साम्राज्य नजर आ रहा था। हा, मुझे तो होशियार है, देश के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर तिवारी जी पत्ते की तरह थरथर कांप रहे हैं। तुम नहीं जानते जैकब, उस टॉप को पहनने से असली असीमित ताकत आ जाती है। और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। शहर की सबसे ऊंची इमारत से अब हम आपको शहर के बाहर के सैनिक छावनी क्षेत्र में ले चलते हैं, जहाँ एक हवाई पट्टी पर खड़े कुछ लड़ाकू विमानों पर एक सैनिक पहरा दे रहा है। सब कुछ एकदम सामान्य और शांत है, परंतु एकदम से दृश्य बदल जाता है। एक भयावह आकृति ने अंधेरे से प्रकट होकर पहरेदार को दबोच लिया है। 2 मिनट की छटपटाहट के बाद पहरेदार का शरीर ठंडा और शांत पड़ गया, और रोमन सैनिक किनारे खड़े एक लड़ाकू विमान की ओर बढ़ चला। अरे, इस वक्त कौन पायलट प्लेन उड़ा रहा है? हेलो हेलो वैक्स 50140, अपनी पहचान दो, वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। परंतु उधर से कोई जवाब नहीं आया। शीघ्र ही दोनों लड़ाकू विमान उस चोरी किए गए विमान के पीछे उड़ चले। और उधर चैपेल की छत पर, समझने की कोशिश करो जैकब, मुझे पूरा यकीन है कि वह टॉप मुझे मारने के लिए चुराया गया है, और यह काम या तो श्रीवास्तव का है या खान का, और या फिर डिसूजा का। फिर भी तुम चिंता मत करो तिवारी, मैं अपने सबसे पहले दोस्त को कभी मरने नहीं दूंगा। यह इमारत मेरी है, यह इलाका मेरा है। चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बंदूक के लिए तैनात हैं। अब तुम्हारा रोमन हत्यारा तुम तक या तो मरकर पहुंच सकता है या उड़कर।
ड्रू। यह लड़ाकू हवाई जहाज इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहा है? गोली चलाओ इस पर। गोलियों की बौछार शुरू हो गई, बूम बूम दाएं दाएं। लेकिन हवाई जहाज पर खरोच तक नहीं आई। जो में लड़ाकू यान पलटा, भड़ोम। उसकी तोपों का मुंह इमारत की तरफ मुड़ा और इमारत की छत के परखचे उड़ गए। तिवारी जी लिफ्ट की तरफ भागे। तोपें एक बार फिर गरजी और तिवारी के चिथड़े चारों तरफ बिखर गए। पीछा करने वाले लड़ाकू यान अब दूर नहीं थे। तुमने देखा राकेश? हाँ, अब और कोई चारा नहीं है। हमको इस विमान को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसे समुद्र की तरफ खदेड़ो। वह खुद ही समुद्र की तरफ जा रहा है। चलो, इसने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया, वरना से जलते हुए टुकड़े शहर में गिरते। बूम, कड़क कड़क कड़क। दोनों लड़ाकू विमानों की तोपें लगभग एक साथ गरजी। निशाना सच्चा था। जलता हुआ विमान तेज से पानी की तरफ गिरने लगा, लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने भी रोमन सैनिक को सकुशल बाहर निकलते नहीं देखा। विमान के टुकड़े धीरे धीरे समुद्र तल की तरफ बढ़ने लगे और एक रहस्यमय आकृति समुद्र की सतह की तरफ। पीछा करे दोनों विमानों ने एक चक्कर काटा और फिर वे भी तेजी से अंधेरे में गुम हो गए। हा हा हा। एक गया दो बाकी। अगले दिन मैं भी कहता हूँ आई जी साहब कि वह रोमन हत्यारा मरा नहीं। वह ऐसे मामूली हादसे में मर ही नहीं सकता। मामूली? आप ऐसे एक्सीडेंट को मामूली कह रहे हैं? खैर मिस्टर डिसूजा, मैं कोई ठोस खबर मिलने तक आपको एक अंगरक्षक दे सकता हूँ। आप यही चाहते हैं ना? जी हाँ आई जी साहब, मैं जानता था आप मेरी जान खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वैसे मेरा अंगरक्षक होगा कौन? उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और थोड़ी देर बाद जब डिसूजा पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चिंतता के तैर रही थी। आधे घंटे बाद उसकी कार शहर के बाहर भीड़ों के बीच बने एक कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। जब तक यह खतरा टल न जाए तब तक यह कैबिन मेरा नया घर होगा। यहाँ पर मुझको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वाह, हा हा। डिसूजा तेज से कार से उतरा और उसने कैबिन का दरवाजा खोला। आइए डिसूजा साहब। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मेरा नाम ध्रुव है मिस्टर डिसूजा, सुपर कमांडो ध्रुव। आज इस साहब ने मुझको आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। तुमको? हा हा हा। तुम मेरी रक्षा करोगे? अरे तुम्हारे जैसे बच्चे की रक्षा तो उल्टे मुझको करनी पड़ेगी। मैं आपकी शंकाओं का कारण समझ रहा हूँ मिस्टर डिसूजा, लेकिन आप निश्चिंत रहे। अब वक्त आने पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर, मैंने ऐसे वक्त के लिए यह रिवॉल्वर संभाल कर रखा था। बहुत खूब। पर इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे रहते। लेकिन एक बात तो बताइए, आपके अलावा श्रीवास्तव बाबू और खान साहब पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि या तो वे बहुत चालाक हैं या फिर बहुत बेवकूफ। और उन दोनों में से एक तो खुद ही रोमन हत्यारा है, उसको क्या फिक्र। अंदर बैठे ध्रुव और डिसूजा केबिन की तरफ बढ़ रही तेज पग चापों से अनजान थे, और जब तक उनको खतरे का आभास होता खतरा सिर पर आ पहुंचा था। ओह हा, आ गया। अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं। छनौक। लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी घटती, ध्रुव लपक कर दोनों के बीच में आ गया। रोमन सैनिक हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा, चटॉक। और ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। एक लंबे डंग ने रोमन सैनिक को डिसूजा के पास पहुंचा दिया। भय से कांप रहे डिसूजा को उसने गर्दन से पकड़कर उठा लिया। डिसूजा का दम घुटने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। परंतु इससे पहले कि रिवॉल्वर चल पाता, ध्रुव एक बार फिर रोमन सैनिक पर टूट पड़ा। लेकिन ओह, यह तो मुझे ऐसे मारा मानो मक्खी उड़ा रहा हो। यह लड़का मुझे नहीं बचा पाएगा। डिसूजा का रिवॉल्वर दोबारा उठा। वैसे कापरे डिसूजा ने कुछ नहीं सुना। नहीं, गोली मत चलाना। उसका रिवॉल्वर एक के बाद एक गोलियां उगलने लगा। पूरा केबिन धुएं से भर गया। और जब धुआं छटा तो यह क्या? इस पर तो गोलियां कोई भी असर नहीं। डिसूजा बाहर की तरफ भागा। रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपका, लेकिन दूर के कारण उसको फिर रुक जाना पड़ा। इस बार उसने ध्रुव पर अपने शिकार के भागने का गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। ध्रुव को वार करने का कोई मौका नहीं मिला। वह किसी प्रकार ताकत बटोर कर उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी एक चमचमाती दूधारी तलवार उसकी गर्दन पर आ लगी और अंदर घुसने लगी। ध्रुव के गले से खून की एक पतली धार नीचे की तरफ रेंगने लगी। आह!
अगर इस वक्त कुछ न किया। ध्रुव ने पूरा जोर लगाया, सट, और लकड़ी में गड़ा किला बाहर आ गया। अगले पल ध्रुव का तेजी से घुमा और आह, इस समय भागने में ही समझदारी है। पीछे देखकर भाग रहे ध्रुव का पैर पेड़ की एक ऊपरी जड़ में फंसा। वह झटके से नीचे गिरा और उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। कड़ाक। पास आती पदचापों को ध्रुव सुन नहीं पाया। ठक ठक, क्योंकि वह बेहोश हो चुका था। हा हा हा। रोमन सैनिक पलटा और अपने असली शिकार की खोज में बढ़ चला। पता नहीं कितनी देर बाद ध्रुव धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। अरे डिसूजा जी कहाँ गए? कहीं वे उस रोमन हत्यारे के चुंगल में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तेजी से कोटेज की तरफ भागा। कोटेज तो खाली है, लेकिन यह जमीन पर क्या पड़ा है? यह तो उस गोली का खोल है जो डिसूजा ने रोमन सैनिक पर चलाई थी, लेकिन यह तो ओह, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वह तेजी से बाहर निकला और अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर सवार शहर की तरफ रवाना हो गया। और फिर शहर के एक फ्लैट में। हेलो ब्लू बैग, मैं रेड रोज बोल रहा हूँ। गड़बड़ हो गई। डिसूजा बचकर भाग निकला बॉस। क्या? खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। कभी नहीं। वाह, क्या प्यार भरी बातें हो रही थी। तो तुम या कैसे? क्या क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस केबिन में सिर्फ 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे। डिसूजा, मेरे और रोमन सैनिक के। पुलिस रिकॉर्ड से यह पता करना कतई मुश्किल नहीं था कि वे तीसरी उंगलियों के निशान किसके हैं। वे निशान तुम्हारे थे, तुम्हारे यानी अपने जमाने के मसूद दादा रंगा शाह के। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे बॉस का नाम और रोमन टॉप का पता। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, खुदा कसम। झूठ। तड़ाक। मत मारो, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम। बात परसों की है। मैं इसी कमरे में बैठा सोच में डूबा था कि मेरी बेटी के निकाह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कि तभी न जाने कहां से एक अजीब आकृति मेरे सामने आकर खड़ी होगी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? लेकिन उसने बिना कुछ बोले मुझे मारना शुरू कर दिया। उसका एक एक हाथ 100 किलो के हथौड़े की तरह पड़ रहा था। धड़। फिर वह रुका और बोला, रंगासा, यह पिटाई सिर्फ एक नमूना थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम खुद ही समझ सकते हो। और अगर मान गए तो बेटी की शादी आराम से कर सकोगे। मरता क्या ना करता, मैं उसकी बात मान गया। मेरे यहाँ कहते उसने मुझे कस कर एक झापड़ मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेज पर एक चिट्ठी और वहीं रोमन टोप और पोशाक रखी थी। यह रही वह चिट्ठी। इस चिट्ठी के साथ रखी टोप पोशाक को पहनकर इस चिट्ठी के साथ रखी टोपी और पोशाक को पहनकर तुम संतपुरा के भीड़ों में जाओगे, जहाँ तुमको एक कैबिन में डिसूजा नाम का आदमी मिलेगा। तुमको उसका खून करना है। डिसूजा की फोटो और रास्ते का नक्शा इस चिट्ठी के साथ लगाए। डरना मत। इस टॉप को पहनने से तुम में अद्भुत ताकत आ जाएगी। कत्ल करने के बाद वे यह पोशाक और टॉप वहीं छोड़कर आ जाना और पैसा तुम्हारे पास मिल पहुंच जाएगा। और अगर मुझे धोखा दिया तो तुम्हें मौत मिलेगी। वो समझा। लेकिन फिर डिसूजा का क्या हुआ? वह पूरा प्लान फेल हो गया। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने डिसूजा को बहुत ढूंढा, पर वह मुझको कहीं नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस जादुई पोशाक को लेकर उड़न छू हो जाऊं, पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शैतान मुझ पर नजर रखे हुए था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में घुसा, मेरे सिर पर पीछे से एक जोरदार वार हुआ। और जब मुझको होश आया तो न तो वहाँ कोई पोशाक था और टॉप था, और न ही कोई पैसा। हाँ, शायद तुम सच बोल रहे हो, पर इतना काम तो तुम्हारा ब्लू बैग खुद भी कर सकता था। सवाल यह है कि उसने तुमको क्यों भेजा। और उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। हेलो, हाँ खान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं पर्ल हार्बर पर समुंदर में खड़ी एक मोटर बोट से बोल रहा हूँ। हाँ, तुम तुरंत पर्ल हार्बर आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, रोमन टॉप के विषय में। ही। बॉस ये सुनकर कितना खुश होगा। अभी आता हूँ प्यारे खान, अभी आता हूँ। एक तरफ ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में लापता डिसूजा को ढूंढ रहा था, और दूसरी तरफ श्रीवास्तव बाबू अपनी कार में पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहे थे। व्रूम। खान साहब को भी बेसब्री से इंतजार था। यहाँ से मुझको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। आज वह श्रीवास्तव का बच्चा नहीं बचेगा। तिवारी मर चुका, डिसूजा पर हमला हो चुका है। मैं रोमन सैनिक नहीं हूँ।
अब सिर्फ वह कमीना श्रीवास्तव ही रोमन सैनिक हो सकता है। आज मैं इस पाप को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हमेशा के लिए? तो तुम आगे, अब तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। जवाब में रोमन सैनिक धीरे से हंसा, हा हा हा, और उसने अपना पैर कसकर मोटर बोट पर पटका। पूरी मोटर बोट एक तरफ झुक गई। खान साहब संतुलन खोकर डेक पर आ गिरे। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा। अब खान साहब बेबस थे। मुझे माफ कर दो श्रीवास्तव, मैं तो मजाक कर। रोमन हत्यारे ने सब सुना करते हुए खान साहब के पैर पकड़कर उसका सिर पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद खान साहब का बदन ठंडा और शांत हो गया। हा हा हा, यह भी गया। और मोटर बोट तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगी। लगभग उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। श्रीवास्तव बाबू के पास कोई फोन आया था साहब। उसी के तुरंत बाद वे पर्ल हार्बर चले गए। पर्ल हार्बर? ध्रुव एक पल भी नहीं रुका। दौड़ 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 दौड़, हवा से बातें करती उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल सीधे पर्ल हार्बर पर ही जाकर रुकी। कार तो श्रीवास्तव बाबू की ही लगती है। ध्रुव, ध्रुव, और डिसूजा साहब, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया। थैंक गॉड कि तुम जिंदा हो। मैं तो समझ रहा था कि रोमन सैनिक ने तुमको। खैर छोड़ो। मैंने अभी भी श्रीवास्तव के घर फोन किया था। पता चला कि वह यहाँ आया है। बस मैं तुरंत यहाँ चला आया। तो आइए, यहाँ पर सिर्फ एक मोटर बोट ही दिख रही है। शायद उसी में कुछ हो। परंतु मोटर बोट में घुसते दोनों भौचक्के रह गए। ओह, आह, खान साहब। खान साहब मर चुके हैं। लेकिन यह देखो, इधर आओ ध्रुव। श्रीवास्तव? श्रीवास्तव रोमन हत्यारा? मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। मेरा शक तो खान पर था। उठ कमीने, खेल खत्म हो चुका है। चट। नहीं डिसूजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब अब हर चीज शीशे की तरह साफ हो चुकी है डिसूजा साहब, उर्फ रोमन सैनिक। क्या बक रहे हो तुम? नाटक करना बेकार है डिसूजा। मुझको तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हारे कॉटेज में वापस जाकर वे चली हुई गोलियां देखी जो तुमने रोमन सैनिक पर चलाई थी। वे गोलियां नकली थी। अपने को शक से बचाने के लिए तुमने रंगा शाह को रोमन हत्यारा बनाया, और उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू और खान साहब की घात में रहे। इसी प्रकार तुमको यह पता चल गया कि खान साहब ने श्रीवास्तव बाबू को यहाँ बुलाया है। तुम यहाँ पहले आदम के खान का कत्ल किया, और फिर जब श्रीवास्तव बाबू यहाँ आए तो तुमने उनको किसी प्रकार बेहोश कर दिया। अपनी पोशाक उनको पहना दी और बाहर आकर मेरा इंतजार करने लगे। बस, क्या सबूत है इसका? यह रोमन टॉप। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस पर हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान है। जो अगर तुम निर्दोष होते तो इस रोमन टॉप पर वे निशान कभी न होते। ओह, धड़ाक। इतने चालाक हो तो अब अपनी मौत से बच लो। डिसूजा के जोरदार वार से ध्रुव कैबिन के अंदर आ गिरा। डिसूजा ने लपक कर कैबिन बाहर से बंद कर दिया। भागने की कोशिश बेकार है डिसूजा। यह दरवाजा तोड़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तड़ाक। और तब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा। दरवाजा टूटा। दरवाजा टूटा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। ओह, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बचना असंभव हो जाएगा। ध्रुव बिना किसी पूर्व चेतावनी के उछला, और उसने रोमन सैनिक बने डिसूजा को बेरहमों की तरह मारना शुरू कर दिया। थौड़। ओह, कड़ाक। और डिसूजा बाहर डेक पर आ गिरा। लेकिन डिसूजा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। धौड़। उसके एक ही बार में ध्रुव नीचे आ गिरा। अब मैं तुमको बताऊंगा कि रोमन हत्यारे से उलझने का क्या नतीजा होता है। ओह। ध्रुव को अपनी गर्दन की हड्डियां चटकती महसूस हुई। वह समुद्री चिड़िया। ध्रुव के घुटते गले से एक हल्की सीटी उबली, और अगले पल उड़ती चिड़िया विद्युत गति से नीचे उतरी और खटाक। ओह। ध्रुव एक बार फिर आजाद था। स्विस। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ध्रुव ने डेक पर पड़ी लोहे की मोटी चैन उठाई, और मेरे ख्याल से यह चैन इसको बांधे रखने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन ध्रुव को तुरंत ही पता चल गया कि उसका ख्याल गलत था। कड़ाक। इस बार ध्रुव के लिए कोई मौका नहीं था। डिसूजा के हाथ ध्रुव की गर्दन पर कस गए। ध्रुव के पैर हवा में उठ गए
और उसका दम घुटने लगा। उस पर बेहोशी छाने लगी। लेकिन बेहोशी की हालत में भी ध्रुव के हाथ उठे और डिसूजा के सर पर रखा रोमन टॉप ध्रुव के हाथ में आ गया और पल भर में ही खेल पलट गया। मेरी ताकत कहाँ गई? टॉप के उतरते डिसूजा की आश्चर्यजनक शक्ति तेजी से गायब होने लगी। धौड़ और ध्रुव के तड़ाक। आह! दो ही वारों में धौड़। डिसूजा फर्श पर बेहोश पड़ा था। धड़ाक। खेल वास्तव में अब खत्म हुआ था। फिर बाद में वाह ध्रुव, पर इस टॉप के पहनने वाले में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी? जादू से? जादू से नहीं पापा, यह देखिए, इस टॉप के अंदरूनी हिस्से में यह छोटी छोटी सुइयां सी उभरी हैं। जब इस टॉप को पहना जाता है तो यह सुइयां बहुत हल्के से पहनने वाले के सिर में चुभती है और उनके जरिए यह रहस्यमय जड़ी बूटी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इन सुइयों पर किसी प्राचीन जड़ी बूटी का लेप था। इसी इसी दवाई के प्रभाव से टॉप पहनने वाले की ताकत कई गुनी बढ़ जाती है। इस जड़ी बूटी को साफ कर देने के बाद यह रहस्यमय टॉप एक साधारण टॉप बनकर रह जाएगा। और अब मैं चलता हूँ। आज से मेरी छोटी सी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। तो दोस्तों अगले अंक तक के लिए अब विदा दीजिए। नमस्कार। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और सभी जानते हैं जो सुपर कमांडो ध्रुव की जो शुरू की दो कॉमिक्स थी, यानी प्रतिशोध ज्वाला और ये रोमन हत्यारा, तो ये इसकी कोई ज़्यादा हिट नहीं हुई थी। और इसके काफ़ी दिनों के बाद इसकी आई थी आदमखोरों का स्वर्ग, जो इसकी तीसरी कॉमिक्स थी। और वो कॉमिक्स बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुई थी। और उसके बाद से सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स मतलब इसको हीरो की तरह देखा जाने लगा था। तो इसका जो अगला पार्ट है आदमखोरों का स्वर्ग, तो वो भी जल्दी आपको मिल जाएगी। और ये यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।